नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत में पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स को लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत 5 कंपनियों का चयन किया गया है। ये जो योजना है वो दरअसल भारत में 2 क्षेत्रों से संबंधित है, एक है एयर कंडीशनर से, दूसरा है एलईडी लाइट्स से। अब इस योजना का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो घरेलू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, जो कि अलग-अलग मशीन्स के कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, उस इकोसिस्टम को मजबूत करना, साथ ही साथ ये जो योजना है वो भारत को एक वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न हिस्सा भी बनाएगी। तो ये योजना भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इस योजना के बारे में जो भी ज़रूरी बातें हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे व्हाइट गुड्स के बारे में कि व्हाइट गुड्स क्या होते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में अलग-अलग प्रकार के जो गुड्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे गिफन गुड्स होते हैं, वेबलेन गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन सब गुड्स के बारे में बात करेंगे कि इनको डिसाइड करने का क्या तरीका होता है और कैसे व्हाइट गुड्स के लिए ये जो योजना है वो हमारे देश को ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएगी, हमारे देश में निर्यात को प्रोत्साहन देगी और हमारे देश में एक ऐसे इकोसिस्टम को मजबूत करेगी जो विनिर्माण से संबंधित है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं व्हाइट गुड्स के बारे में, क्योंकि बिना व्हाइट गुड्स को समझे हम ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है व्हाइट गुड्स के लिए उसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए, व्हाइट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि टिकाऊ उपकरण होते हैं और ये मुख्यतः घरेलू उपयोग के लिए होते हैं, ये बिजली से संचालित होते हैं, साथ ही साथ इनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। अगर आप इसके उदाहरण देखें तो इसमें एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो आप इसके उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये ऐसे लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, उपभोक्ता टिकाऊ उपकरण होते हैं, जो लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इसका नाम जो है वो व्हाइट गुड्स इसलिए पड़ा क्योंकि शुरुआत में जब ये बनाए जाते थे, तो ये मुख्यतः सफ़ेद रंग में ही बनाए जाते थे, इसी वजह से इन्हें व्हाइट गुड्स कहा जाता है। अब व्हाइट गुड्स के अलावा हमारे इकोनॉमी में और भी कई तरीके के गुड्स होते हैं, जो कि आपको जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स ऐसे निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं होती है, जिनकी मांग कम जाती है जब हमारी आय बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे आप देखें कि जो नूडल्स होते हैं, तो हम नूडल्स खाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं जब हमारी आय बढ़ जाती है। तो जब आय बढ़ने के साथ किसी वस्तु की मांग में कमी आ जाए तो हम उसको इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। ठीक है? गिफन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी कीमत में बढ़ोतरी के साथ-साथ माँग में भी बढ़ोतरी हो जाती है। अब देखिए, माँग का नियम ये कहता है कि अगर किसी वस्तु के प्राइस में बढ़ोतरी होती है, तो उसके डिमांड में कमी आनी चाहिए। ये माँग का नियम कहता है, लेकिन गिफन गुड्स जो है, ये माँग के नियम का अपवाद है। हालाँकि ये भी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएँ हैं। इसमें आपको मोटा अनाज देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएगा, है ना? तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमत बढ़ने के बावजूद इनकी माँग बढ़ती रहती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिफन गुड्स आप देखें तो मुख्यतः गरीबों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब जो गरीब हैं, वो इनकी वो कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तुओं पे शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो मोटे अनाज को मान के चलिए कि मोटे अनाज के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अगर मोटे अनाज की कीमत बढ़ती है तो फिर भी वो मार्केट पे जो दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, जो गरीब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनकी कीमत से काफ़ी कम ही होती है। तो मोटे अनाज की कीमत बढ़ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद गरीबों के द्वारा उसकी माँग में कोई कमी नहीं की जा सकती। क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है और दूसरा जो विकल्प होता है वो काफ़ी महँगा होता है। तो चूँकि उसकी तुलना में ये बढ़ती हुई कीमत ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो ये जो कीमत बढ़ोतरी है उसका माँग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और कीमत के साथ-साथ माँग भी बढ़ती है। तो गिफन गुड्स के बारे में आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसे गुड्स की कीमत में बढ़ोतरी के साथ-साथ इसकी माँग भी बढ़ती है। फिर एक वेबलेन गुड्स होता है। अब ये गिफन गुड्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। जैसे अगर इसकी कीमत बढ़ती है, यानी वेबलेन गुड्स की कीमत बढ़ती है, तो इसकी माँग भी बढ़ती है। लेकिन गिफन गुड्स और वेबलेन गुड्स में अंतर ये है कि जहाँ गिफन गुड्स में निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएँ होती है, वहीं वेबलेन गुड्स में आप देखें उच्च गुणवत्ता वाली और विलासितापूर्ण वस्तुएँ होती हैं, जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए आप, महँगी घड़ियाँ जो होती है, जो लग्ज़री कार्स होते हैं, ये सब क्या है? ये सब वेबलेन गुड्स हैं। अगर इनकी कीमत बढ़ती है, तो भी इनकी माँग भी जो है उन वो उसपे कमी नहीं आती, माँग और ज़्यादा बढ़ती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इन गुड्स के माँग में कमी नहीं लाते। तो ये 3 तरीके के गुड्स हैं और ये चौथा हमने व्हाइट गुड्स के बारे में बात की। ये कुछ वस्तुएँ हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं और इनकी अलग-अलग विशेषता होती है। अब व्हाइट गुड्स को समझने के बाद हम इस स्कीम को समझते हैं जो व्हाइट गुड्स के लिए लाया गया है। दरअसल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसमें 14 क्षेत्रकों को शामिल किया गया है और व्हाइट गुड्स उनमें से एक है। तो व्हाइट गुड्स के लिए स्पेशली सरकार ने ये योजना लाई है और इस योजना के तहत जो दो मुख्य क्षेत्र हैं वो ये है, एयर कंडीशनर्स और एलईडी लाइट्स। इस योजना में
जो भी कंपनियां हैं उनको अतिरिक्त उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसका मतलब ये एक उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत अगर कोई कंपनी अपने क्षमता से ज़्यादा का उत्पादन करती है तो सरकार की तरफ से उसको एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, उसको एक वित्तीय प्रोत्साहन प्रोवाइड किया जाता है। अब इस योजना को कई उद्देश्यों से लाया गया है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर विनिर्माण जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर है। हमारे देश में द्वितीयक क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ है। तो हमारे देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। हमारे देश में जो कंपोनेंट इकोसिस्टम है और उसको मजबूत करने के लिए इस योजना को लाया गया है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी मशीन बनती है तो उस मशीन के छोटे-छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग-अलग जगह से बन के आते हैं और फिर इन सारे कंपोनेंट्स को एक बड़ी कंपनी असेंबल करती है और फिर जाके एक मशीन का निर्माण करती है। तो हमारे देश के अंदर जो कंपोनेंट इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना, इसके अलावा अर्थव्यवस्था का स्केल बढ़ाना और अर्थव्यवस्था की दक्षता बढ़ाना भी इस योजना का उद्देश्य है। अब साथ ही साथ जब देखिए हमारे देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे देश में अतिरिक्त उत्पादन होगा। अतिरिक्त उत्पादन के बाद हम जो भी अतिरिक्त उत्पाद हैं उसका निर्यात कर पाएंगे, तो निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भी इस योजना को लाया गया है। साथ ही साथ ये योजना हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो डिसेबिलिटीज है, जो कमियां है, उसको कम करेंगी और हमारे देश के अंदर रोजगार सृजन का भी काम करेंगे। तो इन सारे प्रमुख उद्देश्यों के मद्देनजर इस पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स को लाया गया है। अब इसके अंदर जो इंसेंटिव दिया जाता है इसको आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें 4 से लेकर 6% तक का इंसेंटिव दिया जाता है और ये इंसेंटिव इंक्रीमेंटल टर्नओवर पर आधारित होता है। और इंक्रीमेंटल टर्नओवर कितना है इसको डिसाइड करने के लिए जो बेस ईयर है वो 2019-20 है। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। 2019-20 में मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का उत्पादन किया, लेकिन 2024 में अगर उस कंपनी ने 160 करोड़ का उत्पादन किया है तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल टर्नओवर कितना हो जाएगा, 160 माइनस 100। इसका मतलब 60 करोड़ अतिरिक्त उत्पादन किया है। तो सरकार जो इंसेंटिव देगी ये 4 से लेकर 6% तक का जो प्रोत्साहन देगी वो इसी अतिरिक्त उत्पादन पे देगी, ना कि कुल उत्पादन पे देगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो इंसेंटिव मिलेंगे वो भारत के अंदर बिक्री पे और भारत से बाहर निर्यात दोनों पे लागू होंगे। और ये इंसेंटिव की जो अवधि है वो अगले 5 वर्ष तक के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कंपनियां इस योजना का लाभ उठा सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी हैं, जिन शर्तों को पूरा करना किसी भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है और इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई कंपनी इस पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स का फायदा उठा सकती है। सबसे पहला इसमें पात्रता ये है कि कोई भी आवेदक कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत भारत में पंजीकृत होना पड़ेगा। अब इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कोई विदेशी कंपनी भी जो है वो पंजीकरण करवा सकती है और विदेशी कंपनी भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। शर्त यह है कि उसका कार्यक्षेत्र भारत के अंदर होना चाहिए। जो वो उत्पादन करेगी वो भारत के अंदर करेगी। इसके अलावा इसमें दूसरी पात्रता ये है कि जो नेट इंक्रीमेंटल सेल्स थ्रेशहोल्ड है उसको पूरा करना पड़ेगा और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जो क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से समझिए। दरअसल जब मैंने आपको बताया कि सरकार अतिरिक्त उत्पादन पे इंसेंटिव देती है तो सरकार इस बात पे एक थ्रेशहोल्ड लगाती है कि अतिरिक्त उत्पादन मिनिमम कितना होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि सरकार ने अतिरिक्त उत्पादन का थ्रेशहोल्ड 60 करोड़ रखा है। तो आप इसको इस उदाहरण से समझिए। अगर किसी कंपनी का उत्पादन 2019 में 100 करोड़ था और 2025 में उसका उत्पादन 140 करोड़ है, तो यहाँ पे अतिरिक्त उत्पादन केवल 40 करोड़ है। तो ये 60 करोड़ के थ्रेशहोल्ड से कम है। तो ये कंपनी इस पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स का फायदा नहीं उठा पाएगी। इसको मिनिमम 60 करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ेगा, तभी जाके वो इस इंसेंटिव का फायदा उठा सकती है। फिर क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सरकार ने कुल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए उसको भी एक थ्रेशहोल्ड लगा के रखा है। यानी कि ना केवल उत्पादन आपको एक लिमिट तक बढ़ाना पड़ेगा, एक मिनिमम लिमिट तक बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि आपको अपनी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी एक थ्रेशहोल्ड सरकार ने लगाया है। उस इन्वेस्टमेंट को भी सरकार ये चाह रही है कि हर एक कंपनी अपने कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड तक लेके जाए। और इसका फायदा ये होगा कि जब कंपनी अपने कंपनी जो कोई भी कंपनी अपने कंपनी में निवेश करेगी, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा निवेश करेगी, तो फिर रोजगार सृजन जो है वो ज़्यादा हो पाएगा। तो सरकार ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न केवल उत्पादन को बल्कि किसी कंपनी में निवेश को भी बढ़ाने के लिए इस योजना में पात्रता शर्तें रखी है। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कुछ एक्सक्लूजन भी देखने को मिलेगा। अगर कोई कंपनी
किसी उत्पाद के लिए किसी दूसरे पीएलआई योजना का लाभ उठा रही है, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। यानी या तो आप पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स के तहत फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे पीएलआई स्कीम के तहत फ़ायदा ले सकते हैं। किसी दूसरे के तहत आप फ़ायदा ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस व्हाइट गुड्स वाले पीएलआई स्कीम के तहत भी फ़ायदा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। इसको सरकार ने इस योजना में घोषित किया है। फिर इस योजना की अवधि की बात करें दोस्तों, तो ये 2021-22 से लेकर 2028-29 तक लागू रहेगी योजना। इस योजना के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है, वो है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी, और साथ ही साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये योजना कई मामलों में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश में घरेलू उत्पादन को जब बढ़ावा देगा, तो हमारी आयात निर्भरता में कमी आएगी। हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो विनिर्माण क्षेत्रक है, उसका जीडीपी में शेयर बढ़ेगा। इसके अलावा रणनीतिक दृष्टि से ये योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी प्रदान करेगा। साथ ही साथ हमने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, उस सपने को भी ये मजबूत करेगा। साथ ही दोस्तों, सामाजिक दृष्टि से भी ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्किल्ड और सेमी स्किल्ड रोजगार के अवसर को भी प्रदान करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो योजना है काफ़ी महत्वपूर्ण हमें प्रतीत होती है, लेकिन इस योजना को लागू करने में कई सारी चुनौतियाँ भी हैं। जैसे एमएसएमईज़ के लिए जो उच्च निवेश थ्रेशहोल्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि मिनिमम निवेश का जो थ्रेशहोल्ड है, उस निवेश के थ्रेशहोल्ड को भी सरकार ने क्राइटेरिया के तौर पे रखा है कि मिनिमम इतना निवेश किसी भी कंपनी में होना चाहिए बेस ईयर 2019-20 के मुकाबले, तभी जाके वो कंपनी इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो ये जो निवेश का थ्रेशहोल्ड है, वो एमएसएमईज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की ज़रूरत हमारे देश में है, तो वो भी एक इस योजना को लागू करने में एक समस्या पैदा करेगी। साथ ही साथ ग्लोबल डिमांड पर निर्भरता इस योजना को लागू करने में एक चुनौती जो है वो खड़ी कर सकती है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड के आधार पर ही हम अपने देश में उत्पादन को बढ़ाएँगे, तभी जाके हम उस अतिरिक्त उत्पादन को दुनिया भर में बेच पाएँगे। अदरवाइज़ हम अतिरिक्त उत्पादन कर ही नहीं पाएँगे, हमको वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि माँग ही नहीं रहेगी तो हम उत्पादन करके करेंगे क्या, ठीक है? फिर यहाँ पे मैंने एमएसएमईज़ के बारे में बताया है, जिसकी परिभाषा में 2025 में चेंज किया गया था। पहले एमएसएमईज़ की जो परिभाषा थी, निवेश और टर्नओवर को लेके, उसको थोड़ा-सा 2025 में चेंज किया गया है। तो अब माइक्रो जो एंटरप्राइजेज़ होते हैं, उनके लिए निवेश मैक्सिमम 2.5 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर मैक्सिमम 10 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के लिए निवेश मैक्सिमम 25 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर मैक्सिमम 50 करोड़ होना चाहिए। साथ ही साथ मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए जो आप देखें कि निवेश है, वो 125 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 150 करोड़ होना चाहिए। तो ये जो नए आप देखें कि क्राइटेरिया बनाए गए हैं एमएसएमईज़ के लिए, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इस पूरी चर्चा का दोस्तों निष्कर्ष ये है कि पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स जो है, वो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इसके साथ-साथ वो भारत को एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में भी स्थापित करने में हमारी मदद करेगा। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पीएलआई स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स को समझा होगा, और अगर आपने अच्छे से समझा है तो इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं। इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन-सा सही है आपको बताना है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले स्लाइड पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर जॉइन करें, जहाँ पे इसके पीडीएफ मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। रेगुलरली जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ, उसके पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। इसके साथ-साथ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।